नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अभिजीत आगाशे हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पहले 3 वीडियो में हमने जाना एवियन चीज़ होता क्या है, इसके स्टेजेस क्या है, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या है, आपको तकलीफ़ क्या होती है और इसको प्रिवेंट करने के लिए कॉमन सेंस या कॉमन चीज़ें क्या की जा सकती हैं या कॉमन मेडिकेशंस क्या यूज़ कर सकते हैं। आज के ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एवियन के स्टेज 2A या स्टेज 2B में हम लोग क्या सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, ये सर्जिकल प्रोसीजर्स कैसी की जाती हैं और ये सर्जिकल प्रोसीजर्स का आउटकम आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको जैसे पहले वीडियो याद होंगे तो मैं पहले से बोल रहा था कि एक्सरे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको सर्जरी करना है तो आपका एक्सरे विल प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। अगर एक्सरे पे आपको स्टेज 2A या स्टेज 2B है, अगर MRI के ऊपर आपका कार्बोक्स एंगल कम है तो ये टाइम है जहाँ पे आप सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरीज़ में प्रिवेंटिव सर्जरी करके एक बहुत बड़ा सब ग्रुप है जिसमें हम लोग आपके हिप को बचाने का कोशिश करेंगे। ये जो बॉल है, ये बॉल को आगे जाके पूरा ख़राब ना हो, बॉल के साथ सॉकेट ख़राब ना हो और आपका हिप जॉइंट जो भगवान ने दिया हुआ है उस पोजीशन पे वापस आए, इसके लिए ट्राई किया जा सकता है। गौर कीजिए, मैंने हर टाइम पे बोला है ट्राई किया जा सकता है। हम लोग ट्राई कर सकते हैं, एश्योरेंस नहीं दे सकते। अनफॉर्चुनेटली द फेलियर्स ऑफ दी सर्जरीज आर टू द ट्यून ऑफ 40%। अगर सही समय पे, सही टाइम पे और सही डिसीज़ प्रोसेस में ये सर्जरीज की जाएं तो इसका सक्सेस रेट 80% तक जा सकता है। अब ये सर्जरीज क्या क्या टाइप की सर्जरीज हैं, तो सबसे पहले बहुत सिंपल सर्जरी होती है जिसको कहते हैं कोर डीकॉम्प्रेशन। कोर डीकॉम्प्रेशन यानी क्या करते हैं, तो ये अगर आपका हिप जॉइंट है तो ये हिप जॉइंट के बाहर की साइड से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ड्रिल यहाँ से अंदर तक लिया जाएगा और अंदर जाके वो ड्रिल करके मल्टीपल पंक्चर्स हड्डी में किए जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इसकी वजह से हड्डी में जो सूजन आई है, ये सूजन कम होने में फ़ायदा होगा। सूजन कम होने की वजह से वहाँ पे नया खून जाना पॉसिबल होगा और खून जाने की वजह से वापस रिपेरेटिव प्रोसेस या जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था, आपको दिए गए हुए मेडिकेशंस वहाँ तक पहुँच सकेंगी और ये हड्डी अंदर के अंदर वापस हील होना शुरू होगी। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कोर डीकॉम्प्रेशन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर इसे कुछ एडिटिव प्रोसीजर्स किया जा सकता है, कुछ एडिशनल चीज़ कोर डीकॉम्प्रेशन के ऊपर की जा सकती हैं, जिसमें बोन मैरो, आपके हड्डी में का बोन मैरो निकाल के उसको कॉन्सनट्रेट किया जा सकता है और ये कॉन्सनट्रेटेड बोन मैरो ये जो कोर डीकॉम्प्रेशन किया हुआ है उसके अंदर डाल सकते हैं। ये भी प्रोसीजर अच्छा है, इसका भी सक्सेस रेट इज़ अराउंड 35-40%। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक डाउन साइड ये है कि जो हम लोग बोन मैरो अंदर डाल रहे हैं, ये बोन मैरो में जो सेल्स अंदर जाएंगी, ये सेल्स आपके हड्डी बनाने वाली सेल जिसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं वो है, या कॉन्ड्रोसाइट है जिससे कार्टिलेज बनता है, या हेयर ग्रोथ बनाने वाली सेल है, या ब्लड वेसल बनाने वाली सेल है, ये हमें मालूम नहीं है। मगर फॉर्चुनेटली ये आप ही के बॉडी की सेल है और आप ही के बॉडी में जा रही है। सो दो सेल्स विच आर नॉट इनटू देयर नॉर्मल इन्वायरमेंट विल नॉट सर्वाइव। वहाँ पे जाके जो हड्डी के पेशी नहीं है, जो हड्डी के सेल्स नहीं है, जिसे हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, अगर वो ऑस्टियोसाइट्स ना हो तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगी, बॉडी उसको अपने आप से रिसॉर्ब यानी वापस निकाल लेगी। मगर जो हड्डी की सेल है, वो हड्डी की सेल अंदर जाने के बाद उसका ही नॉर्मल इन्वायरमेंट होने की वजह से प्रोलिफरेट यानी बढ़ना शुरू होगी और उसको अंदर से ताकत देना शुरू करेगी। मगर इससे भी आगे जाके और एक प्रोसीजर है जिसको ऑस्टियोसाइट कल्चर किया जा सकता है। जैसे आपको सभी लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तो मालूम है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग टेस्ट ट्यूब में लैबोरेटरी में ग्रो करते हैं और ये ग्रो होने के बाद मदर के वुंड में यानी गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं, उसी की तरीके से हम लोग हड्डी में से आपका बोन मैरो एस्पिरेट करके लैबोरेटरी में लेके जाते हैं। लैबोरेटरी में जाने के बाद उसमें से ऑस्टियोसाइट आइसोलेट किया जाता है जिसमें हड्डी का मूल पेशी है, ये मूल पेशी आइसोलेट करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के तरह ही उसको टेस्ट ट्यूब में तैयार किया जाता है और 48 मिलियन सेल्स तैयार होने के बाद अंदाजन से 1 महीने के बाद हमें ये सेल्स वापस मिलती है। ये प्रोसीजर 2 स्टेप्स में किया जाता है। स्टेप 1
जो बहुत ही सिंपल और सादा प्रोसीजर है। हड्डी में एक छोटा सा इंजेक्शन देके हड्डी में का ब्लड यानी बोन मैरो निकालना और ये बोन मैरो लेबोरेटरी में भेजना। यूजुअली लेबोरेटरी में भेजने के बाद लेबोरेटरी वाले हमको 3 दिन के बाद इंफॉर्मेशन देंगे कि जो बोन मैरो हमने निकाला है वो बोन मैरो अच्छा है क्या, वो बोन मैरो में ऑस्टियोसाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है और ऑस्टियोसाइट की क्वालिटी कैसी है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये 3 चीज़ें हमें जब पता चलेंगी तभी उसके बाद में अंदाजन से 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के बाद में ऑस्टियोसाइट्स तैयार किए जाएंगे। यूजुअली 7 से 8 दिन पहले आपको भी और हमें भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ये दिनों वक्त अपनी ऑस्टियोसाइट तैयार हो जाएंगी। फिर जिस दिन हमें ऑस्टियोसाइट मिलने वाली है उस दिन सुबह सुबह जल्दी आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके बहुत ही छोटा सा 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का इंसिजन आपके थाई के ऊपर लिया जाएगा। ये थाई के ऊपर का इंसिजन से आपके हड्डी के अंदर बॉल के यहाँ तक फीमोरल हेड में एक छोटा सा छेद किया जाएगा। ये छेद करने के बाद एक स्कूप करके चीज़ आता है ऐसा आड़ा साइज़ का, उसके सहायता से उसके यूज़ से अंदर जो भी खराब हड्डी का पोर्शन है उसको स्क्रैप करके निकाल दिया जाएगा। अभी ये जब ही निकाल देते तो हम अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया है। ये गड्ढा भरने के लिए ये जो ऑस्टियोसाइट्स हमें तैयार करके लेबोरेटरी ने दी है टिश्यू ट्रांसफ़र करेंगे, ये ऑस्टियोसाइट्स अंदर डाल देंगे। अभी आप मुझे बोलेंगे अंदर डालेंगे कैसे, तो ये डालते हैं इंजेक्शन के सहारे। फिर ये अगर इंजेक्शन के सहारे मैं अंदर डाल रहा हूँ तो ये वापस बाहर भी आ सकते हैं, करेक्ट है। तो ये बाहर ना आए इसके लिए इसके साथ में फाइब्रिन ग्लू भी डाला जाता है जो अंदाजन से 8 मिनट में पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है, जेल फॉर्म हो जाता है। एक बार 8 मिनट हो गए तो ये ऑस्टियोसाइट और फाइब्रिन ग्लू आजू बाजू के हड्डी को चिपक जाता है और ये चिपकने के बाद वो बाहर आने का पॉसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो हड्डी को हमने छेद किया था वो छेद हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से सील कर देते हैं, जो करके वो हड्डी का जो अंदर हमने ऑस्टियोसाइट्स डाली हैं वो बाहर ना आए। ये होने के बाद पेशेंट को अगले 4 से 6 हफ्तों तक पाँव पे वज़न दे के नहीं चलना है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, अगर आपको एवियन बायलैटरल है, दोनों ही हिप जॉइंट्स में एवियन है, तो दोनों साइड के अगर आप कोर डिकम्प्रेशन टिश्यू ट्रांसफ़र एक ही दिन करना चाहो तो इसका मतलब है आपको 6 हफ्ता पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक साइड पे करवट लेने को परमिशन रहेगी, उठ के बैठने को परमिशन रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बेड से पाँव नीचे रखने की या नीचे छोड़ने की परमिशन रहेगी, मगर आपको खड़ा होना चलना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए काफ़ी पेशेंट्स में हम लोग बोलते हैं अगर बायलैटरल है तो आप स्टेज्ड प्रोसीजर कीजिए। स्टेज्ड प्रोसीजर यानी पहले एक पाँव कर लीजिए, अंदाजन से 3 से 4 हफ्ते में हम लोग उसके ऊपर वज़न देना शुरू करेंगे। उसके 1 से 2 हफ्ते के बाद में दूसरा हिप करेंगे। ये दूसरा हिप होने के बाद में सेम प्रोसीजर फॉलो करके अंदाजन से टोटल 3 महीने के बाद में आप नॉर्मल चलना शुरू करेंगे। आज तक हमने ये काफ़ी सारी प्रोसीजर्स की हैं। कोविड के पहले भी एवियन ये बीमारी थी, कोविड के पहले भी हम लोग ये प्रोसीजर कर रहे थे। आज तक मेरा हाईएस्ट फॉलोअप ये प्रोसीजर का 12 साल का है और इसमें हमारा आज तक का एक्सपीरियंस ही बहुत ही बढ़िया रहा हुआ है। अगर हमने कोविड को या एवियन को करेक्ट टाइम पे डायग्नोज किया, करेक्ट समय पे डायग्नोज किया, स्टेज 2A या स्टेज 2B के ऊपर डायग्नोज किया, तो चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ दिस प्रोसीजर्स कैन बी एज हाई एज 80%। 80% लोगों में इसकी वजह से एवियन रिग्रेस होगा यानी दे विल रिवर्स, आपका हिप नॉर्मल हो जाएगा। 20% पेशेंट्स में ये प्रोसीजर करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली एवियन प्रोग्रेस होता ही है, आगे जाके स्टेज 3 या स्टेज 4 में आता है और इस टाइम पे आपको आगे जाके हिप रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी पड़ता है। और एक टाइप का प्रोसीजर है जिसे मसल पेडिकल बोन ग्राफ्ट ऐसा किया जाता है। मसल पेडिकल बोन ग्राफ्ट यानी क्या, आपका प्रॉब्लम आपके खून में है, खून हड्डी तक ना पहुंचने में है, तो इस टाइम पे दूसरी जगह से हड्डी और उसका ब्लड सप्लाई उठा के अंदर जाके हिप में डाल के उसको हम लोग हिप का ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप की प्रोसीजर्स आती हैं। एक प्रोसीजर को बोला जाता है लोकल मसल पेडिकल बोन ग्राफ्ट, यानी हिप के अराउंड का ही कोई मसल और उसका छोटा सा हड्डी का पोर्शन लेके वो वहाँ पे डाले, या फ्री फिबुलर वैस्कुलराइज्ड बोन ग्राफ्ट, यानी आपके लेग में फिबुला नाम का एक हड्डी होता है,
वो हड्डी का एक छोटा सा पीस लेके उसकी आर्टरी और वेन के साथ वहाँ से उठाएंगे, अंदर आपके हड्डी में हिप के हड्डी में उसको डालेंगे और वहाँ पे रीएनास्टोमोसिस करेंगे, यानी उसकी खून की जो नली है वो वापस उसके आजू बाजू के खून के नली को सी देंगे। मगर ये दोनों प्रोसीजर्स बहुत ही एक्सटेंसिव है, इसका अमाउंट ऑफ सर्जरी, सर्जिकल कटिंग ये बहुत ज़्यादा है और इसकी मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा है और इसका सक्सेस रेट ये इज़ इक्विवेलेंट और कंपेरेबल टू अ टिश्यू ट्रांसफ़र सक्सेस रेट। इसकी वजह से हम लोग आजकल मसल पेडिकल बोन ग्राफ्ट या फ्री फिबुलर बोन ग्राफ्ट करने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो चुका है। अगर आपको स्टेज 2 या स्टेज 1 एवियन है तो हो सकता है आप आपके डॉक्टर को मिलने के बाद दिस प्रोसीजर माइट बी द करेक्ट प्रोसीजर फॉर यू। हमेशा याद रखिए इसका सक्सेस रेट 100% नहीं है, इसका सक्सेस रेट इज़ लिमिटेड। देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर्स आफ्टर दिस प्रोसीजर। ये प्रोसीजर करने के बाद हो सकता है कि आपका एवियन प्रोग्रेस करे, हो सकता है आपको आगे जाके स्टेज 3 हो या स्टेज 4 हो, मगर एक चीज़ तय है, ये प्रोसीजर्स के बाद आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला। जे आपके ही बॉडी का पार्ट निकाल के हम आपके ही बॉडी में डाल रहे हैं, देयर इज़ नो फॉरेन सब्सटेंस बीइंग इंसर्टेड। इसकी वजह से उसका एक्सेप्टेंस लेवल इज़ वेरी गुड। यूजुअली ये पेशेंट्स बहुत अच्छे आगे जाके करते हैं। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो हमने स्टेज 2B में या स्टेज 3 में भी किए थे और आज 10-10 साल हो गए, मगर उनको आगे जाके पेन नहीं हुआ है और हमने हिप रिप्लेसमेंट नहीं किया है। मगर इसी के साथ मैं ये भी बोल दूं कि हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें हमने स्टेज 2A में भी प्रोसीजर किया था। अनफॉर्चुनेटली 1 साल के अंदर ही उनका एवियन प्रोग्रेस हुआ और ये पेशेंट्स में हमको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।